गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 10th साइंस के लिए। 10th साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और इक्वेशन, समीकरण। ओके, ये चैप्टर हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक से है, जो सीबीएसई, आरबीएसई और अदर स्टेट जो भी हैं सब में चलता है। हो सकता है कि कुछ जैसे स्टेट्स हैं जिनकी बुक में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, जैसे आरबीएसई के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, तो वो एक अलग होगी कैटलिस्ट वाला पार्ट। पर हम इस चैप्टर में सिर्फ देखेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में, जो सारी क्लासेज के अंदर है, या ये कह सकते हैं सभी बोर्ड्स के अंदर वो चैप्टर अवेलेबल है हमारे पास में। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन उठ के आता है वो यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए, समझने के लिए हम छोटा सा यहीं पे एक चीज एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। दोनों एलिमेंट आपस में किसी भी तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं। अब तरीका अलग अलग हो सकता है किस वजह से रिएक्शन कर रहे हैं। लाइक हम ये एग्जांपल लें कि मिल्क है कि हमारे पास में दूध, और दूसरा हमारे पास में टी लीव है। ओके, दोनों के मिलने की वजह से टी बन जाती है, हमारे पास में चाय बन जाती है, या फिर यहाँ टी लीव की बजाय अगर हम कॉफी ले लेते हैं, कॉफी पाउडर, तो यहाँ पे क्या बन जाती है हमारे पास में, कॉफी बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे लिए हैं, ये दो एलिमेंट आपस में कुछ जुड़ेंगे, कुछ रिएक्शंस होगी, उसकी वजह से क्रिएशंस आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, और उसकी वजह से एक एलिमेंट बन गया ए बी। वो चीज हमारे पास में क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। अब इतनी सब बातें मैंने आपको समझाई, उसको आप अगर राइट करना चाहोगे, लिखना चाहोगे, तो एज ए सेंटेंस ही लिख पाओगे। मतलब उसको एक कोई पैराग्राफ वगैरह में या कोई छोटा सा आपने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिए छोटे छोटे। बट हमें चाहिए कि उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके का एक फॉलो किया था कि एक सब्सटेंस है जो जुड़ गया, ऐड हो गया दूसरे सब्सटेंस के साथ में, और क्या बना गया, वो ए बी एक सब्सटेंस बना गया। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से लिख दिया जाए तो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को केमिकल इक्वेशन समझ में आई होगी, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब इनकी कुछ लिखने की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास में जहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट जो लिखा हुआ होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, जो हमारे पास में लेफ्ट साइड होती है। और दो से ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सबके बीच में क्या लगा होगा, प्लस का सिंबल लगाया जाएगा। दूसरा, केमिकल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो का सिंबल लगाते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है बेटा जो दोनों डायरेक्शन में जाती है, इसलिए हम सिंबल कैसा लगाते हैं, इधर से यू जाता हुआ और इधर से यू वापस आता हुआ। जैसे पानी का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास में वाटर है, इसको क्या किया हमने, हॉट किया, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, स्ट्रीम बन जाएगी। स्ट्रीम को हमने क्या किया, कोल्ड किया, ठंडी की, तो हमारे पास में वाटर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को। अब यहाँ पे भी देखो आगे की, अगर ये चीज हमारे पास है रिएक्टेंट कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है, रिएक्टेंट कहलाती है। पर दूसरी साइड वाला ये सारी चीजें होती है ना, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। और इधर वाले रिएक्टेंट कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्लियर? और इनको उत्पाद ही बोला जाता है, प्रोडक्ट को। इनको ये लेफ्ट साइड होती है और ये हमारे पास में राइट साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई बात समझ में आएगी। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर दो से ज्यादा एलिमेंट है तो उनके बीच में, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में अगर उनको रिप्रेजेंट करना है लेफ्ट साइड या राइट साइड में, अगर हमारे पास वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाया जाता है। किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है वो रिएक्शन शो की जाती है बाई एरो के सिंबल से। ओके, तो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आई होगी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आगे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इस सब को पहचानने के लिए हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, जैसे कलर चेंज हो जाए या स्टेज चेंज हो जाए। हमारे पास में पहला पॉइंट ये कि उस सॉल्यूशन का स्टेज चेंज हो जाए। दूसरा, कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तीसरा, उसके अंदर से गैस इवोलेट हो जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ जाए।
ये 4 विशेषताएं मोस्टली होती हैं, या 4 प्रॉपर्टी बेसिकली होती हैं। क्या क्या होती हैं? स्टेज चेंज हो जाए, स्टेज का मीनिंग होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से कोई उसके अंदर चेंज आ जाए, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि कलर चेंज हो जाए उसका, लाल, काला, पीला, कैसा भी, जैसे था हमारे पास सफेद दूध था, उसके अंदर चाय पत्ती डाली, उसका ब्राउन कलर हो गया। ओके, गैस इवोलेट हो जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, ये सॉलिड था, ये गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्लियर? टेम्परेचर चेंज हो जाए, नॉर्मल दोनों ठंडे थे, इनको हीट किया हमने और यहाँ पे साथ में हीट भी निकल रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये सेकंड टाइप की होती है केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप की होती है फिजिकल रिएक्शंस, जिनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मतलब जो अपनी रियल जो स्थिति होती है या उनका जो स्वरूप होता है, भौतिक फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसे कैसे बनाए रखते हैं। लाइक एक पेपर है, आपने उस पेपर को फाड़ दिया, आप कहोगे सर इसमें तो चेंजेस आ गए, पेपर फट गया। नहीं बेटा, वो पेपर सिर्फ फटा है, उसके आकार, रूप वगैरह में चेंजेस आए हैं, परंतु उसकी जो बेसिक जो कंपोनेंट्स थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। वो ऐसे कैसे है हमारे पास में? बेसिक कंपोनेंट हमारे पास में ऐसे कैसे है? कार्बन जिस चीज से बना हुआ था, वो सॉरी कागज जिस चीज से बना हुआ तो ऐसे कैसे है? कागज को आप क्या करो, वापस से गला लो और वापस से क्या कर सकते हो? नॉर्मली पेपर बना सकते हो, उसका जैसा था वैसा का वैसा बन जाएगा। इसी तरीके से पानी है, पानी को गर्म करो, स्टीम बन जाएगी, स्टीम को ठंडा करो, पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करो, आइस बन जाएगी, आइस को गर्म करो, क्या बन जाएगी? हमारे पास में वापस से नॉर्मल वाटर बन जाएगा। तो ऐसे वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी, इनको पहचानने की मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि भाई स्टेज, कलर, गैस, ये सारी उनमें से चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब ये दूसरा है मास। केमिकल रिएक्शन के अंदर भाई जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर कभी भी कोई भी मास में चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे जितना कार्बन हमने लिया है और जितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है उतनी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन थे। इसका दूसरा एग्जाम्पल और डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने दूध लिया, मिल्क लिया, ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। इसके अंदर कुछ थोड़ा सा दही वगैरह, जामुन वगैरह जो भी होता है वो डाल दिया और इससे क्या बन गया हमारे पास में? कर्ड बन गया। तो ये जो कर्ड बना है, दही बना है हमारे पास में, ये दोनों हमारे पास में क्या है? जितनी मात्रा में हमने इसको डाला था, रखा था, दूध और कर्ड वगैरह मिला के, उतनी ही मात्रा में हमें मिलेगा, कभी कम या ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि भाई हमने जमाया 1 किलो था और मिला हमें क्या बोलते हैं 200 ग्राम कम या ज्यादा। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी यही होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसको बोला जाता है मास के लिए, कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर जितना हमने इनिशियली मास लिया था उस मास को उतना का उतना मास रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग है कि उनमें जो चीजें जितनी डाली थी वो कहाँ गई, उन चीजों का हमें फिर जवाब देना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट तो प्रायोरिटी यही होती है कि कोई चीज डिस्ट्रॉयड होती ही नहीं है। प्रायोरिटी क्या होती है? 100% सिक्योर है, ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई उसमें से जो चीजें हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, उनकी से बनने वाले पदार्थ में उनकी मात्रा या उनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम ज्यादा हो सकती हैं। उनकी भाई यहाँ पे इतनी मात्रा में प्रेजेंट है, यहाँ पे इतनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो एक अलग अलग बातें हो सकती हैं। जैसे हम रिएक्शन करवाएं H2O की, H2O को तोड़ने की कोशिश करें, हाइड्रोजन तो हमें 2 मिल गए और ऑक्सीजन 1 मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे दोनों ही 1 थे। क्लियर? पर अगर इनको दोनों को मर्ज करके देखें तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास में 2 और 1 3 हो रहे हैं और ये भी हमारे पास 2 और 1 3 हो रहा है। अगर मास के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे तो मास हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होगा? 2 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन है 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, इधर देखें तो हमारे पास में वही 2 × 1 और प्लस 16, तो इधर भी 18 हो रहा है, इधर भी 18 हो रहा है, दोनों तरफ बराबर है। तो मास कभी भी ज्यादा कम नहीं होता है। मास के बारे में आप लोगों को याद नहीं हो तो बता देता हूँ। मास क्या होता है? किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर उसके बाद बात की गई है, देखो ये चीज तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए क्या बताया था कि
हमारे पास में दो सब्सटेंस होने चाहिए, जैसे एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया। अब इनसे दोनों से हमें मिला एक ही सब्सटेंस है तो उसको इंडिविजुअल रख दिया। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एरो के सिंबल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया भाई केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली भाई, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ के एलिमेंट्स, जो जितने हमने फर्स्ट में एलिमेंट लिए थे वो सारे के सारे सेकेंडरी कंडीशन में हमारे पास में एलिमेंट क्या होने चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो ये कुछ नीचे एक रिएक्शन दे रखी है जिसने काउंट किया है कि हाइड्रोजन एग्जांपल के तौर पे लिया है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास में, पहले इस 2 को हटा देते हैं, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में देखें तो 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे 2 है। पर इधर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, अपने केमिकल रिएक्शन से फॉर्मूले बनाने सीखे होंगे। तो ये हमारे पास में H की जब रिएक्शन O के साथ करवाई जाए तो इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। ये इसके नीचे चला जाता है, ये इसके नीचे चला जाता है, तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है H2 और यहाँ से O, ये सॉल्यूशन बनेगा। अब ये हमारे पास इधर ये सॉल्यूशन तो बन गया, ये मान लो ये H नहीं है O, ठीक है, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमारे को अकेला ऑक्सीजन थोड़ी ले सकते हैं इसकी तरह। ये तो हमने क्या केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए बात कर ली, तो अकेला सॉल्यूशन ये H नहीं ले सकते दूसरा, तो इसका मतलब, और ना ही O ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में H कितना हो गया, इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं H2O2। अब इसकी जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा। देखते हैं यहाँ पे H, इधर भी H, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है। O देखें, इधर 1 है इधर 2 है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब हाइड्रोजन में क्या आ गए, चेंजेस आ गए, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। तो ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। इसके लिए हम और अलग से वीडियोज बना के 1 बाय 1 किस तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा वो उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में जान रहे हैं कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। अगर ये चैप्टर आपने इस तरीके से ओवरव्यू कंप्लीट अच्छे से देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसका बेसिक और एडवांस पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। हम डायरेक्ट किसी भी एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हमें पहले 1 बाय 1 स्टेज ही क्रॉस करनी होती है। तो उससे सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम पहले चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देख लें, चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें होने वाली हैं रिलेटेड हमारी बुक से, या फिर हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल फॉर्मूला बनाने आपने पहले सीख लिया था, केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं सीखा, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अब सीख लेंगे, तो हो गया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसे बताया गया है पहले कॉम्बिनेशन, जिसको ऐड भी बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कंपोजिशन रिएक्शन, जिसको सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसोसिएट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शन होती हैं। इसको बोला हिंदी में बोला जाता है संयोजन, इसको बोला जाता है वियोजन, और इसको बोला जाता है हमारे पास में विस्थापन, और इसको बोला जाता है द्विविस्थापन। ओके स्टूडेंट्स, और ये रिडॉक्स होती है ऐसे कैसे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में बैठी होगी, संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन या संयोजन मतलब दो चीजों का जुड़ जाना, मैंने ऊपर लिखा दिया ऐड होना, ठीक है। डिकम्पोजिशन या वियोजन, इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में सब्ट्रैक्ट हो जाना, कोई एक चीज थी और दो चीजों में टूट गई। ओके, ऐसे ही हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका मीनिंग हमने बताया हिंदी में विस्थापन, एक चीज का दूसरी जगह क्या हो जाना, विस्थापित हो जाना, चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह परिवर्तित कर लेना। ठीक है, ये मोस्टली मेटल्स को प्योरीफाई करने में यूज की जाती है। इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं, इक्वल आयंस एक जगह सेपरेटली क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इक्वल आयंस, और अदर एक जगह हो जाते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं भाई, जिनका चार्ज 2 और -1 था, पहले ही दोनों एक जगह थे, और दूसरे वाले में माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 2 एक जगह थे। अब ये दोनों एक जगह हो जाएंगे, माइनस प्लस जो 2 है और ये दोनों
एक जगह हो जाएंगे। कुछ इस तरीके की चार्जेस का जब आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे आयंस सेम प्लेस पे आ जाते हैं, सेम आयंस एक जगह आ जाते हैं। कुछ यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लेके भी बताया है, जैसे दो एलिमेंट थे कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। H2O2 था एक सॉल्यूशन जिससे हमारे पास में ये कोई एक सॉल्यूशन बना। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है एग्जांपल, ये गलती हो गई बाई मिस्टेक, यहाँ पे ये हटा सकते हैं हम, यहाँ से ये बन गया हमारे पास में, और यहाँ से ये हटा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास में एक सॉल्यूशन हो गया। टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा ये, ठीक है। ऐसे जिंक की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से करवाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, ये वाला यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह परिवर्तित कर गया। तो इस तरीके की रिएक्शन हमारे पास में कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पे Ki पोटेशियम आयोडाइड था, यहाँ पे पोटेशियम ने क्या किया, Pb की जगह कवर कर ली, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और यहाँ से ये लेड नाइट्रेट था, ये लेड किसके साथ में, आई के साथ रिएक्शन करके लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही कौन सी एक रिएक्शन थी हमारे पास में, रेडॉक्स, जिसके अंदर रेडॉक्स का मीनिंग होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब उपचयन और अपचयन, एक का जुड़ना एक का घटना। यहाँ से देखो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, हटेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो बन गया H2O, और ये क्या हो गया हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो। तो यहाँ पे एक से हटा है सॉल्यूशन और दूसरे के साथ में क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। अब इनका 1 बाय 1 देख लेते हैं किस किस टाइप से होती है, इनके कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं हम। जब दो प्रोडक्ट लाइक एक प्रोडक्ट ए है दूसरा प्रोडक्ट बी है, दोनों आपस में जुड़े हैं और ए बी एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे ये कैल्शियम है हमारे पास में, इसकी जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई गई तो कैल्शियम सल्फेट हमारे पास में एक सॉल्यूशन बन गया। ये दूसरा एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो बुक से हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जब भी कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन के अंदर कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें से हमेशा गर्मी बाहर ही निकलती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब नॉर्मल वाला जो रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में हीट निकलती है। तो ये चीज हम पहले से जानते थे कि भाई जब भी दो केमिकल आपस में मिलेंगे तो उनमें से हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। केमिकल की जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मी रिएक्शन होती है, और दूसरी जो डीकम्पोजिशन होती है वो एंडोथर्मी रिएक्शन होती है। उनको हमें केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, या कई बार होता है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि दोनों में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो एंडोथर्मी और एक्सोथर्मी को फॉलो नहीं करती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन को तोड़ने के लिए, मतलब एक एलिमेंट को तोड़ने के लिए भी हमें कई बार हमें हीट देनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है दो केमिकल रिएक्शन जुड़ने के बाद में भी वो क्या हो जाते हैं, हीट नहीं देते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो वहाँ पे दो अलग अलग टाइप की केमिकल, कुछ रिएक्शंस को जोड़ने के लिए हमें वहाँ पे हीट देनी पड़ती है। तो ऐसा अलग अलग कंडीशंस है, पर हम केमिकल रिएक्शंस को हीट के अकॉर्डिंग दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनसे एनर्जी बाहर निकलती हो, एक्सोथर्मी, और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनसे एनर्जी अंदर आती हो, वो एंडोथर्मी। एक्सोथर्मी और एंडोथर्मी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल और आगे हम करते जाएंगे और हमारे पास ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट मोर देन एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ABC एक एलिमेंट था, ये कन्वर्ट हो गया A + B + C के अंदर 3 एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे पास में कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस को हीट किया हमने तो फेरस ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। बट इस टाइप की रिएक्शन को करवाने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है ना हीट, मतलब इसको गर्म करना पड़ा है हमें, तब जाके मतलब इसको अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ी है। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मी रिएक्शन हो गई हमारे पास में। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनको तोड़ने के लिए हमें किस चीज का फॉलो करना होता है, हीट देनी होती है, तभी जाके क्या होते हैं, एलिमेंट्स टूट पाते हैं। जैसे इसके कुछ आगे एग्जांपल ले रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकम्पोजिशन। जैसे पानी से अगर, जैसे H2O है, ये वाटर होता है,
इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करनी हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है कि इसके अंदर जैसे आप लोगों को नजर आ रही है, एक बीकर ले रखा है हमने, छोटा सा बर्तन ले रखा है एक, और इसके अंदर 2 रोड लगा रखी हैं, ये 2 रोड लगा रखी हैं, और दोनों की दोनों रोड हमारे पास ग्रेफाइट की हैं, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर नीचे 2 हमने क्या लगा रखे हैं, एनोड और कैथोड लगा रखे हैं। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है, तो क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O है, ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एनोड के ऊपर तो हमारे को नेगेटिव एलिमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन वाले, और इसके ऊपर कैथोड के ऊपर H2 वाले एलिमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव के ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, और कैथोड हमारे पास नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बीकर लगाया जाता है, बीकर के अंदर इस तरीके से जैसे ग्रेफाइट की रोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स को फिट करते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का अरेंजमेंट करते हैं, जो डायग्राम में दिखाया गया है इस तरीके से। ये बैटरी अप्रोक्स 6 वोल्ट की अरेंजमेंट में लाते हैं, ताकि हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बड़े लेवल पे ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास में फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है। फोटोलाइसिस रिएक्शन हमारे पास है, जैसे कैमरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कैमरा रील वाले कैमरे आते थे, उनके अंदर जो रील आती थी उनके ऊपर जैसे लाइट पड़ती थी तो उसका कलर चेंज हो जाता था, ब्लैक कलर की आती थी, और जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती थी वो व्हाइट कलर की शीटें हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये सिल्वर क्लोराइड होता है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के अंदर रखा जाता है तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, Ag और Cl2 के अंदर। ऐसे और इसका एग्जांपल यहाँ पे Br लेके यूज करेंगे तो ये Br2 मिल जाएगा, ब्रोमियम मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। तो इसके अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारे पास है ब्लैक, ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, और ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने कौन सी पढ़ी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से रिप्लेस कर देता है। जैसे लाइक जिंक है, जिंक की जब रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, H2S के साथ में करवाई, तो ऐसी वाली कंडीशन में ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, बाहर कर देगा, और हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से ZnS जिंक सल्फेट मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जिंक सल्फेट की प्रोसेस समझ में आई होगी। देखिए ये हमारे पास जिंक है, जिंक यहाँ से रिप्लेस हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्लेस हो जाता है कहाँ पे, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसकी प्लेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा रिएक्टिव था, मतलब ज्यादा बलवान या ज्यादा ताकतवर था, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से फंटास की गोली दे दी, और ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया जिंक। तो ये तो बन गया ZnS जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने पीछे भी एक एग्जांपल पढ़ा था, जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, कॉपर को भगा देता है, और कहाँ पे इसकी जगह कौन ले लेता है, जिंक ले लेता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। इसके कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जिंक का है, जिंक की जब इसके साथ रिएक्शन करवाई तो कॉपर अलग हो गया। एल्यूमिनियम की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई तो ये हमारे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मोस्टली देखो कॉपर अलग प्योरीफाई करने का तरीका निकाला जा रहा है कि हमारे पास में इस सॉल्यूशन में कॉपर हो तो उसको हम क्या डाल के निकाल सकते हैं, फेरस डाल के निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम डाल के निकाल सकते हैं, जिंक डाल के निकाल सकते हैं, लेड डाल के कॉपर को वहां से प्योरीफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं। BaBr2 वाला एग्जांपल है। इस एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो हमारे पास में CaBr2 वाला एग्जांपल, कैल्शियम ब्रोमाइड की जब किसके साथ में, ये वाला एग्जांपल तो हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट का बेटा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इसको एग्जांपल को। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब मोर देन रिएक्टिव
जब सेम चार्ज के आयंस एक जगह एक ही केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि सेम चार्ज वाले एलिमेंट्स एक जगह कोलिब्रेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे A इसका +2 है और B इसकी -1 है। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास में C जिसका +1 है चार्ज और D जिसका -2 है। तो प्लस का 2 और माइनस का ये तो बन गया हमारे पास में AD, क्योंकि ये भी +2 और +2 सेम चार्जेस एक पास में आ गए। और दूसरा CB ये भी हमारे पास में दोनों पास में आ गए। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि सेम चार्जेस का जो आयंस है उनका एक्सचेंज हो जाता है और न्यू टाइप के सब्सटेंस क्रिएट कर लिए जाते हैं। जैसे नीचे दिखा भी रखा है इन्होंने, क्या दिखा रखा है, जो एग्जांपल हमने ऊपर गलती से मिसप्रिंट कर दिया था वो यहाँ पे है। AG सिल्वर की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, हमारे पास में सोडियम है, ये हमारे पास में नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा NO3 के साथ में। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये प्लस का है और इसकी भी क्या होती है, -1 वैलेंसी होती है। और यहाँ पे अगर इसकी वैलेंसी देखी जाए तो इसकी वैलेंसी हमारे पास में कितनी होती है, +1 होती है। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ आयंस के चेंजेस की वजह से क्रिएट होता है, कुछ सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स की वजह से क्रिएट होता है। यहाँ पे भी +1 और -1 है, तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को हम क्या कर सकते हैं, जब सनलाइट में रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, जैसे अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरीके से आप कुछ और सॉल्यूशन देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। जैसे यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है AB, इनकी जब रिएक्शन करवाई गई CD, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मान लो कि A और C एक जगह हो गए या D एक जगह हो गए। क्लियर? और दूसरा हमारे पास में B और C, तो CB इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल फॉर्मूले में सबसे जो पहले वाला एलिमेंट होता है प्लस का होता है, दूसरे वाला एलिमेंट क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, प्लस और माइनस। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स बोला जाता है, कंबाइन करके दोनों को, जब ऑक्सीजन का किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन भी हमारे पास में क्या कराएंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाएंगी। मतलब एक ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। सेम बात रिडॉक्स रिएक्शन की और रिडक्शन की बात की जाए, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हटना रिडॉक्स है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हट जाना, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन अगर इसमें से हट जाती है तो क्या होगा, एक तो रिडक्स होगा, दूसरा हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड हो जाता है, अगर इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हमारे पास में वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। पर एक सेम टाइम में दोनों के दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाएं, जैसे हमने एग्जांपल में स्टार्टिंग जब देखा था वहां पे नोटिस किया था कि दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास में क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझ बैठा होगा और रिडॉक्स के बारे में समझ बैठा होगा। चलो तो इसको कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। इसके अंदर दूसरा चार्जेस के बेस के ऊपर भी ये केमिकल रिएक्शन होती है, चार्जेस के बेस पे कैसे होती है रिएक्शन वो भी देख लेते हैं हम।
देखिए हमारे पास में दो कोई सॉल्यूशन है, लाइक एक सॉल्यूशन हम लेते हैं, यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन लिखता हूँ और यहाँ पे रिडक्शन लिखता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि ऐड होने वाली है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। रिमूव होने वाली प्रॉपर्टी जब मैंने बताई थी, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी और ये वाली रिडक्शन कहलाएगी। सेम इसी तरीके से अगर चार्ज की बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज इसमें से रिमूव होगा और इसमें से क्या होगा, ऐड होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ऐड होगा और इसके अंदर रिमूव होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ बैठी होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है क्या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनर तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, पॉजिटिव वाला कोई भी एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा। तो यहाँ से देखो रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे वाले ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, ऐड होना, उस वाले में क्या हो गया हमारे पास है, रिडक्स हो गया। ओके, तो मे बी आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझ में आई होगी इस एग्जांपल से। सेम और आगे एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं। जब सोडियम की रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है, क्लोरीन के साथ करवाई जाती है, तो सोडियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, पर यहाँ पे हम 2 हटा देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है और क्या बना देता है, प्लस बना देता है, और दूसरे वाला ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसने क्या किया, ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, रिडक्स हो गई। और यहाँ पे इसने क्या किया है, डोनेट किया है। तो यहाँ पे कौन सी हो गई हमारे पास में, रिमूव हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव वाली कंडीशन आई है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, तो इसने तो रिमूव किया है और इसने क्या किया, ऐड किया है। ऐड होने की वजह से इसके अंदर तो कौन सा, ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास में, रिडॉक्स। इसी तरीके से डिफरेंट और एग्जांपल लेके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, या फिर ये कहें कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन के बीच की रिएक्शन का। सोडियम क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जब डोनेट करने वाला कोई एलिमेंट डोनेट करता है, तो इसका मतलब उसमें से रिमूव हो रहा है। तो जब रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, और किसी चीज के अंदर ऐड होना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐड हो रहे होते हैं। तो ऐड जब हो रहे होते हैं तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन और इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। इसके कुछ नीचे अब ये प्रोसेस आगे कंप्लीट दिखा रखी है। ऐसे सेम ऑक्सीजन की जब हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है सोडियम की, तो भी हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो ये सोडियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसने तो ऐड किया है यहाँ पे, तो कौन सी रिएक्शन हो गई इसके अंदर, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन एक बार में, तो दो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिए, रिमूव कर दिया खुद से। तो सॉल्यूशन तो ये बन गया हमारे पास में, पर हुआ क्या है, ये तो हमारे पास रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। और एक एग्जांपल लास्ट, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लास्ट क्या है कि सोडियम की जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई गई तो इसकी वैलेंसी होती है हमारे पास कितनी, -2। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, डोनेट किए हैं, सॉरी एक्सेप्ट किए हैं, इसने तो ऐड किए हैं, और इसने क्या किए हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं। रिमूव करने वाला हमेशा क्या करना था, ऑक्सीडेशन, और ये वाला हमारे पास में रिडक्शन। तो आप लोगों को ये दोनों चीज समझ में आई होंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, तो किस तरीके से हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसको समझने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये हमारे पास में मेथेन गैस है। ठीक है, मेथेन गैस की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई गई तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और सेम ये जो ऑक्सीजन एक पार्ट बचा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेगा उसके साथ जुड़ के हाइड्रोजन बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो वाटर बन गया। और ये वाला रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, रिडक्स रिएक्शन हो गई।
ठीक है, और दोनों मिलके रिडॉक्स हो गई, दोनों मिलके रिडॉक्स हो गई। इसी तरीके से ये हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए कोरोजन एंड रेसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, कोई भी व्हीकल वगैरह या कोई भी लोहे का सामान वगैरह पड़ा होता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। इसके बारे में और एसिड और बेस वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, पर मोस्टली हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जंग किस तरीके से लगती है। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, अपर लेयर, ठीक है, और वो उसको गलाना स्टार्ट कर देती है। इस टाइप की जो कंडीशन क्रिएट होती है हमारे पास में, वो कंडीशन हमारे पास में क्या कहलाती है, कोरोजन की कंडीशन कहलाती है। अगर हम बात करें मोस्टली कि जंग अगर नॉर्मली कब लगती है कब नहीं लगती है, अगर आप लोग कोई एक लोहे का सरिया लो और उसको जलती दोपहर में या फिर ये कहें कि जो नॉर्मली गर्मियां होती हैं उसके अंदर बाहर डाल दो, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। सेम उसी लोहे के टुकड़े को आप बारिश के टाइम में डालो तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। तो दोनों कंडीशन में आप लोगों ने समझा होगा कि क्या डिफरेंट था, बाकी सब कुछ सेम था, एक चीज डिफरेंट थी जो क्या थी, एटमॉस्फेयर। एक में एटमॉस्फेयर की कंडीशन में क्या था हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे एयर के अंदर, एक में ऐसा नहीं था, इस वजह से उसके अंदर पॉसिबल हो पाया और उसके अंदर नहीं हो पाया। तो ऐसे वाले कंडीशन में अगर हमें वापस से इस चीज को देखना हो, कवर करना हो तो उसकी या उसकी प्रोटेक्शन करना हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, लाइक हम उसको ऑयल कर दें, ऑक्सीडाइड कर दें, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने दें उसको, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू हम उसको रोका जा सकता है। ऑयल लगा दें, उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगा दें, तो जिससे क्या होगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा मेटल, क्योंकि ऑयल क्या करेगा, वाटर को और एयर को कांटेक्ट में आने से रोकेगा। तो ये हम इस तरीके से रोक सकते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज तो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि रेसिडिटी क्या होती है। रेसिडिटी के अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी जो अचार वगैरह या फिर जो भी ब्रेड वगैरह ऐसी चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, इन चीजों की को खराब होने से रोकने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे पहले हम ये जान लें कि खराब क्यों होती हैं। तो खराब होती हैं, ये ऑक्सीडाइड हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये सारी की सारी क्या होने लग जाती हैं, ऑक्सीडाइड हो जाती है, और ऑक्सीडाइड होने की वजह से ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अचार वगैरह जब बर्तन से निकालते हैं उसमें से कुछ पीस अचार के बाहर टिश्यू वगैरह अचार के कुछ छोटी मोटी चीजें जो भी बर्तन होता है अचार का या कोई और चीजें होती हैं उनमें लग जाता है, ठीक है। जैसे आप बात करें कि सॉस की बोतल है, सॉस की बोतल के अंदर अचार है, वो सॉस खराब नहीं है, पर जैसे वो बाहर निकल कर एक दो दिन बाहर रहेगा तो बाहर वाला सॉस खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सॉस या जो भी केमिकल था या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइड हो चुका है। तो अब उसको बचाने के लिए हम ये कुछ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं कि भाई उसको ऑयल के अंदर अच्छे से फुलफिल करके रखें, उसको एयर टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रखें ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके, ठीक है। और या फिर कोई जैसे चिप्स वगैरह आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बैग का आता है चिप्स का, तो उसके अंदर हवा बहुत ज्यादा आती है और उसके अंदर चिप्स बहुत सारी कम आती हैं। तो वो भी उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन निकाल के उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक वो सेफ रह सके। क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो क्या होती है, कंप्लीटली क्लोज रहती है, बंद रहती है, जिससे कि हमें कम से कम नुकसान हो या हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिएट ना हो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बरकरार रहें, अदरवाइज तो सारे रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से कवर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है आप लोगों को ये चीज समझ में आई है तो बाकी लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ सकें और जान सकें क्या है इस चैप्टर के अंदर क्या नहीं है। इस चैप्टर के बाकी और भी बहुत सारे वीडियोज हम बना के डाल देंगे जिसमें क्या होगा कि चैप्टर की हर एक चीज को क्लियर किया गया है, हर एक चीज को और डीपली, बहुत सारे एग्जाम्पल, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन सोल्व हो रही हैं, वो सारा चीजें हम क्या करेंगे उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि चैप्टर के बारे में हम जान लें। तो आज इस लेक्चर के थ्रू हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है या इसके अंदर जो भी पूरा चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि हमारे पास में इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस हैं, वो सारी चीजें जान लें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए।
ओके स्टूडेंट्स,